तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज बड़ा हेक्टिक कहानी कुछ और थी, टीज़र भी आपने देखा होगा, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले ही खबर आई यूपी के उन्नाव से। और यूपी के उन्नाव में 3 लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ 2 दिन पहले, वो एक पहेली थी। तो उसी को लेकर आज की कहानी सुनानी थी, लेकिन केस सॉल्व हो गया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैंने कहानी रिकॉर्ड कर ली। तो अब अपडेट के साथ आपको ये नई कहानी सुनानी पड़ रही है। तो पहले मैं उन्नाव का अपडेट दूंगा और उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग शबनम की फांसी को लेकर क्या अपडेट है वो जानना चाहते हैं। तो शबनम की पूरी कहानी भी मैं हालांकि क्राइम तक में सुना चुका हूँ, लेकिन इस वक्त वाकई फांसी को लेकर क्या स्थिति है, फांसी होगी कि कब होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। क्योंकि इस बारे में चाहे वो जेलर हों या फिर कोर्ट के स्टाफ हों, वकील हों, इन तमाम लोगों से अलग अलग बात की है और उसी बातचीत के आधार पर आपके सामने पूरी सच्चाई रखूँगा। लेकिन सबसे पहले बात उन्नाव की अपडेट आपको दे दूँ। लास्ट वेडनेसडे, अभी 2 दिन पहले बुधवार को, उन्नाव के गांव के एक खेत में 3 लड़कियां बेसुध हालत में पड़ी मिली थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनमें से बाद में 2 लड़कियों की मौत हो गई। तीसरी अब भी ज़िंदगी से जूझ रही है, अस्पताल में भर्ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इन लोगों की मौत जहर से हुई है। अब जहर किसने दिया, क्या था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। कत्ल है, ऑनर किलिंग है, खुदकुशी है। लेकिन जो यूपी पुलिस ने खुलासा किया केस का, उन्होंने ये बताया है कि दरअसल ये तीनों लड़कियां जब उस दिन खेत में गईं तो एक मुखबिर मिला था और उस मुखबिर ने 2 लड़कों को उसी वक्त खेत की तरफ से भागते हुए देखा। बेतहाशा दौड़कर भाग रहे थे। तो उसी मुखबिर के इस बयान के आधार पर उन 2 लड़कों को पकड़ा गया। उनमें से एक बालिग है, एक नाबालिग है, दोनों दोस्त हैं। और जो कहानी यूपी पुलिस की है वो ये है कि इन 3 लड़कियों में से एक लड़की के साथ वो लड़का जो है एक तरफा प्यार करता था और उसका खेत और इस लड़की का खेत लगभग एक साथ था। तो वो भी खेत पे आता था अपना खेत की रखवाली करने या बाकी काम करने के लिए, लड़की भी जाती थी अक्सर। तो वो उसके प्यार में एक तरफा पागल था। और परसों जब वो फिर लड़कियां अपनी 2 कज़न के साथ पहुंची तो उसने उनके पास जाकर बातचीत की। चूँकि दोनों लड़कों को भी जानती थी, अनजान थे नहीं। और फिर उसने उसका नंबर मांगा, लड़की ने मना कर दिया और उसे ये भी लगा कि शायद वो उसके प्यार को भी ठुकरा रही है। इसी के बाद ये लड़कियां अपने साथ चिप्स लाई थी, वो खा रही थी, वो भी अपने साथ चिप्स लाया। उसने लड़कियों को ऑफ़र किया और साथ में फिर उसे लगा कि ये मेरे प्यार को ठुकरा रही है, तो उसे गुस्सा था उस लड़की को लेकर। तो मारना चाहता था उसी लड़की को जिसने उसके प्यार को ठुकराया। और इस मारने की नीयत से वो अपने साथ पानी की एक बोतल में गेहूँ के खेत में जो कीटनाशक दवा डाली जाती है वो उसने डाली उस बोतल में, उसमें पानी डाला और लाने के बाद उस लड़की को उसने पिला दिया। वो पानी समझकर पी गई। बाकी दोनों जो लड़कियां थीं उनको मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने उनको भी वही पानी पीने को दिया और उन दोनों ने भी पानी पी लिया, जिसके बाद 2 की मौत हो गई है। एक अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, एक का नाम का खुलासा भी कर दिया, लेकिन दूसरा नाबालिग है इसलिए उसका नाम नहीं बताया। मौके से पुलिस को सिगरेट के बट्स, तंबाकू के कुछ चीज़ें, वो पानी का बॉटल भी मिल गया खाली, जिसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। तो ये जो था कि जहर से मौत हुई है वो क्लियर हो गया कि ये जहर कहाँ से आया, क्यों दिया। और एक को मारने के चक्कर में 2 लड़कियों की वो जान ले चुका, तीसरी ज़िंदगी से अभी भी जूझ रही है अस्पताल में। एक तरफा प्यार में पागल ऐसे लोगों की कहानियाँ न जाने कितनी हैं और वो सोचते नहीं हैं कि प्यार ऐसी चीज़ है, अनमोल चीज़ है, जिसको जबरन ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तो अगर एक तरफा है तो बेहतर यही है कि आप उसको बंद करें या फिर अलग हो जाएं। ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसने ऐसे ही किया, बदला लेने के लिए जहर दिया और इस वजह से 2 मासूम ज़िंदगियां चली गई और तीसरी अभी भी उसकी हालत नाजुक है। तो ये उन्नाव की कहानी का अपडेट था। बातें हैं शबनम की कहानी पर। बहुत पहले मैंने आपको शबनम की कहानी सुनाई और बताया था कि शायद वो हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला होगी जो फांसी पे चढ़ेगी, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को फांसी नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि शबनम का गुनाह ही ऐसा था। अप्रैल 2008 में शबनम ने ये क्राइम किया था, जब अपने फैमिली के 7 लोगों को एक साथ मार डाला था, जिसमें उसके अब्बू, उसकी अम्मी, उसके 2 भाई, उसकी एक भाभी, एक भतीजा 7 महीने का सिर्फ, और एक उसकी खाला यानी मौसी की बेटी। तो 7 लोगों को मारा था। और ये जो पूरी कहानी थी उसमें ये थी कि AA में पढ़ी लिखी शबनम, जिसके फादर भी टीचर थे घर में और उसके ख़ानदान में टीचर की भरमार है,
पढ़े लिखे लोग थे। उसके जो वालिद थे फादर शौकत उनका नाम, तो ये भी पढ़ी लिखी, डबल MA किया और फिर एक स्कूल में टीचर लग गई। कहते हैं शबनम जब तक कॉलेज में थी बहुत दिल की अच्छी थी। उसने ऐसे कई लड़के लड़कियों की मदद की फ़ीस देने में और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी उसी गांव के पास रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सलीम था, जो आरा चलाने का, लकड़ियां काटने का काम होता वो करता था और 5वीं पास था, सिर्फ 5वीं से ज़्यादा उसने पढ़ाई नहीं की। उसको सलीम और शबनम को एक दूसरे से प्यार हो गया। शबनम ने ये बात अपने घर में बताई, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि दोनों घरों में हैसियत में बड़ा फ़र्क था और फिर एजुकेशन में भी फ़र्क था। इस दौरान में दोनों के रिलेशनशिप ऐसे हुए कि शबनम प्रेग्नेंट हो गई और लगभग 7वां महीने था उसकी प्रेगनेंसी का। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उसे लगा कि अब 1-2 महीने में ये भेद खुल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है और घर वाले राज़ी नहीं हो रहे। फिर उसने सलीम को तैयार किया। उसने कहा ये हमारी शादी करेंगे नहीं जब तक ये ज़िंदा हैं, तो इसलिए क्यों ना इन्हें मार दिया जाए। और फिर 8 अप्रैल 2008 को, या बल्कि 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2008 को प्लान किया इसने अपने पूरे घर वालों को मारने का। सबसे पहले जहर से मारने का इरादा था, लेकिन जहर के बाद एक कन्फ्यूज़न ये था कि जहर से वो बेहोश हुए या मर गए ये उसको मालूम नहीं था। तो वो यकीन कर लेना चाहती थी कि सब मर चुके हैं। तो उसने सलीम से जहर मंगाया। रात के खाने के बाद उसने पूरे घर वाले को वो जहर चाय में बना कर दी और फिर जब सब, अब वो उस वक्त मर गए थे या बेहोश थे नहीं मालूम, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए फिर उसने सलीम से एक कुल्हाड़ी मंगाई और सलीम के साथ मिलकर बारी बारी से अपने माँ बाप, दोनों भाई भाभी, भतीजे और मौसेरी बहन, इनका कत्ल कर दिया और ख़ुद एक कमरे में जाकर रोने लगी, चीखने लगी। फिर पड़ोसियों को बताया कि चोर डाकू है, उन्होंने मार दिया। लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। बाद में उस रात जब पुलिस ने कई ऐसी चीज़ें पाई जिससे शबनम के बयान को लेकर डाउट हुआ। पहली चीज़ ये थी, उसने बताया कि चोर और डाकू छत के रास्ते आए थे। घर का मेन गेट जो था वो बहुत बड़ा और मजबूत था, वो बंद था। जो छत से लेके घर के अंदर आने की चीज़ थी वो सिर्फ एक ही रास्ता था, दरवाज़ा छत का, और वो भी लॉक था, टूटा भी नहीं था। तो फिर किस रास्ते से आए? ज़मीन से छत की ऊंचाई करीब 14 फीट थी, कोई चढ़ नहीं सकता था। तो इन सारी चीज़ों ने शबनम की तरफ शक की सुई घुमाई। इसके बाद पुलिस ने जब उसके कॉल डिटेल खंगाले तो हैरान रह गई। जिस रात ये हादसा हुआ, ये कत्लेआम हुआ, उस रात शबनम ने 55 कॉल सिर्फ एक ही शख्स को किए थे और वो शख्स कोई और नहीं, सलीम था। इसके बाद जब और कॉल डिटेल खंगाले गए तो पता चला कि 1 महीने में 900 कॉल उसको किए हैं। इसी के बाद फिर सलीम के ऊपर शक किया। पुलिस ने सबसे पहले सलीम को उठाया और सलीम से पूछताछ की। सलीम टूट गया। उसने बताया कि ये सारा कत्लेआम शबनम ने किया है और उसमें साथ दिया उसने खुद। इसके बाद शबनम से पूछताछ हुई। फिर शबनम ने भी अपना जुर्म कबूल किया और इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। 2008 का मामला था। 2011 में लोअर कोर्ट ने, जो रामपुर की ज़िला अदालत है, उसने शबनम और शकील को गुनहगार माना और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। 2013 में मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी इस सज़े को बरकरार रखा, दोनों को फांसी की सज़ा दी। 2015 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों के संगीन जुर्म को देखते हुए उन्हें सज़ाए मौत दी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन, बाकी चीज़ें हुई, सब कैंसिल होता गया। फिर यूपी के गवर्नर के पास ये लोग गए, रहम की अपील की, यूपी के गवर्नर ने भी मना कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आए, प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त राष्ट्रपति, उन्होंने भी दया याचिका खारिज कर दी। इस दौरान में शबनम ने रामपुर जेल में एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे की उम्र इस वक्त करीब 12-13 साल हो गया और ये केस चलता रहा। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डेथ वारंट जारी कर दिया जब प्रेसिडेंट की तरफ से मर्सी पिटीशन खारिज हो गई। लेकिन उसमें गड़बड़ ये हुई कि तारीख और समय नहीं लिखा था कि फांसी कब होगी, और यही जो एक कमी थी ये शबनम के लिए फ़ायदेमंद हो गया। शबनम के वकील ने इसे फिर चैलेंज किया। उसके बाद मामला कोर्ट में अटका रहा, चलता रहा। 15 से हम 20-21 में आ गए। तब रामपुर जेल ने फिर कोर्ट को लिखा कि इसकी मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी है, एक बार डेथ वारंट भी आया लेकिन उसमें तारीख नहीं थी, तो अब इसका कुछ आप बताएं क्या करना है। तब जाके ये खबर अब 4 दिन पहले फिर सबके सामने आई। तो रामपुर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम पता करते हैं। और जब ये खबर बाहर निकली तो इसके बाद फिर शबनम के वकील फिर से जागे और उन्होंने अब एक नया तरीका अपनाया कि जो शबनम का बेटा जो 7 साल तक उसके साथ जेल में रहा,
जो सलीम और शबनम के प्यार की एक तरह से निशानी भी है, उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक गुजारिश की, एक तरह से कहें, एक फिर मर्सी पिटीशन दाखिल करवाया कि मेरी अम्मी को माफ़ कर दिया जाए। बाकायदा उसने नाम लिखा है शबनम। तो अब इसका कानूनी मतलब कितनी अहमियत है इसकी, ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन यह है कि ये मामला फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया है, तो उसमें क्या होगा। नंबर 2, मथुरा जेल में ही फांसी होती है महिलाओं को। 1870 में मथुरा जेल में फांसी घर पहली बार बनाया गया अंग्रेज़ों के ज़माने में, और कुछ औरतों को फांसी दी गई थी। लेकिन 47 के बाद कभी कोई फांसी नहीं हुई। हाँ, यूपी में एक और महिला को फांसी होनी थी, 2000 के आसपास की ही बात है, 95 की बल्कि, जिसको मर्सी पिटीशन और सब खारिज हो गया था। और जैसे ही ब्लैक वारंट निकलना था, तब कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से अपील की कि उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। उस पर एक लंबी बहस हुई और बाद में खैर उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो एक बार ये हो सकता था कि वो पहली महिला होती फांसी पाने वाली, लेकिन हुआ नहीं। अब सबकी निगाहें शबनम पर टिकी हैं। जो मेरी बात हुई जिन लोगों से, उसमें ऐसा लगा था कि शबनम को कभी भी फांसी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कम से कम, मैं तो कह रहा हूँ महीने भर से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 15 दिन से पहले तो फांसी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है अफजल गुरु की फांसी के बाद, कि जब भी किसी का ब्लैक वारंट साइन होगा तो आप उसके वकील, उसके पेरेंट्स और ख़ुद फांसी पाने वाले को ये बताएंगे कि आपका ब्लैक वारंट आ चुका है और आपकी मौत की तारीख़ ये है और वक्त ये है, ताकि परिवार के लोग उससे मिल सकें। वकील जो कानूनी अगर कुछ चीज़ बची हुई है उसके पास, तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। और जो फांसी पे चढ़ने वाला, उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो अधूरी ना रहे, कोई विल बनाना है या कोई और बात किसी को बतानी है। तो सभी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 15 दिन पहले फांसी पे चढ़ने वाले या चढ़ने वाली को ये पता होना चाहिए कि उसकी मौत की तारीख़ क्या है। तो ब्लैक वारंट अभी तक साइन हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ब्लैक वारंट जो है, या डेथ वारंट जिसको हम कहते हैं, ये रामपुर की कोर्ट से जारी होना है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा संविधान और कानून है उसके हिसाब से जिस कोर्ट से मुकदमे की शुरुआत होती है, और हर मुकदमे की शुरुआत लोअर कोर्ट से ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ही तरह के कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जहाँ पे सुनवाई शुरू होती है उसी कोर्ट में और उसी कोर्ट के ज़रिए ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। तो रामपुर की कोर्ट ने पहली बार सुनवाई शुरू की और उसी ने ये सज़ाए मौत दी, फिर हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तब उसी रामपुर की अदालत से ही ये ब्लैक वारंट जारी होना है। और ये ब्लैक वारंट रामपुर की अदालत उस जेल में भेजेगी जिस जेल में फांसी दी जानी है। अब इस वक्त शबनम रामपुर जेल में बंद है, सलीम मुरादाबाद जेल में बंद है, लेकिन फांसी होनी है मथुरा में, क्योंकि रामपुर जेल में फांसी की व्यवस्था नहीं है, फांसी के लिए इंतज़ाम नहीं है, मुरादाबाद में भी नहीं है। और महिलाओं को फांसी देने के लिए जो सही मानों में इंतज़ाम है वो है मथुरा जेल में। तो रामपुर की कोर्ट से जब ये ब्लैक वारंट निकलेगा तो फिर ये पहुंचेगा लखनऊ होते हुए मथुरा जेल, और मथुरा जेल के जेलर को ये ब्लैक वारंट मिलेगा और उसके बाद उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे। अब बीच में ये हुआ कि नहीं, फांसी होने वाली है और कभी भी हो सकती है। तो जो मथुरा के जेलर हैं उन्होंने एक सफाई दी, उन्होंने कहा कि चूँकि मथुरा के जेल में बरसों से क्या, आज़ाद हिंदुस्तान में कभी कोई फांसी नहीं हुई, लेकिन अचानक ये हुआ था कि अब शबनम को कभी भी फांसी हो सकती है, तो हमारी तरफ से कोई देरी ना हो, इसलिए हम अपनी तरफ से तैयारी करना चाहते हैं। और इसीलिए मथुरा के फांसी घर की साफ़ सफाई की गई। तख्ते वक्ते जो है वो टूटे, लीवर जो है उसमें जंग लग चुका था। तब उसके लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। और स्पेशलिस्ट कौन है? जो जल्लाद होते हैं, जिनको लीवर खींचना होता है, जिनको तख्ता चेक करना होता है। और इस काम में अपने जो पवन हैं, जिन्होंने निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी दी, तो पवन जल्लाद को बुलाया गया मेरठ जेल के थ्रू। मेरठ से उन्होंने जाकर मथुरा में पूरी रैकी की, देखा, तख्तों को चेक किया, लीवर को चेक किया, फिर सारी चीज़ें बताई, जहाँ जो कमियाँ थी दुरुस्त कर लो। तो ये तैयारी इसलिए की जा रही है कि अगर ऐन वक्त पे ब्लैक वारंट आ जाता है तो उनकी तरफ से देरी ना हो। तो मथुरा जेल की तरफ से तैयारी पूरी है। रामपुर कोर्ट के ऊपर नज़र है कि वो ब्लैक वारंट कब जारी करते हैं, और जब भी जारी करेंगे, अगर मान लीजिए कल की तारीख़ में जारी हो जाता है ब्लैक वारंट, तो कल की तारीख़ से फिर आप 15 दिन उसमें जोड़ लीजिए कि फांसी होगी तो 15 दिन के बाद ही होगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं।
तो जब भी ब्लैक वारंट था, दूसरा ये आप पहले ये होता था फांसी हो गई, ज़माने को पता नहीं चलता था, अब वो चीज़ नहीं रही, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की इसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जब ब्लैक वारंट साइन हो और जब जारी हो जाए तो जो मुजरिम है, जो फांसी पे चढ़ने वाला, उसके वकील को आपको बताना पड़ेगा, उसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी और उसके फैमिली वालों को बताना पड़ेगा। तो फैमिली वाले को जनरली वकील के थ्रू ही बताया जाता है। तो जैसे ही वकील या फैमिली तक ये खबर पहुंचेगी तो आम अपने आप हो जाएगी, लोगों तक पहुंच जाएगी, मीडिया तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए अब गुपचुप तरीके से फांसी हो गई, वो ज़माने अब गए। अब फांसी होगी तो हर एक को पता होगा, और फांसी कब होगी, कितने बजे होगी, ये भी हर एक को पता होगा, क्योंकि ब्लैक वारंट में ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। लेकिन यहाँ पे है कि 15 दिन। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या शबनम को वाकई फांसी होगी? अगर इससे पहले कि सोनिया केस पे आप नज़र डालें, जो कि शायद ये 2008 का है, सोनिया केस 2004-05 का था शायद, अगर मुझे याद है। दोनों केस बड़े मिलते जुलते हैं, दोनों का बेस भी एक है। सोनिया ने अपने परिवार के 7 लोगों को मारा, शबनम ने भी 7 लोगों को मारा। सोनिया की शादी हो गई थी, लेकिन शादी उसने अपनी मर्जी से की और घर वालों ने, इसलिए उसे लगता था कि उसको जायदाद से बेदखल कर देंगे। यहाँ शबनम ने शादी नहीं की, लेकिन उसे लगता था कि घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तो वो रोड़े हैं। सोनिया को लगता था जायदाद नहीं देंगे, इसलिए वो रोड़े हैं। तो इस चक्कर में सोनिया ने अपने परिवार वालों को मार डाला, इधर शबनम ने मार डाला। बाद में सोनिया ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया, यहाँ शबनम ने भी एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद सोनिया को भी लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, शबनम को भी। हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी फांसी की सज़ा, शबनम की भी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और फांसी रखी, शबनम की भी। प्रेसिडेंट ने भी खारिज कर दी, यहाँ पे शबनम की भी खारिज की। लेकिन हुआ ये कि उसी दौरान में चूँकि टाइम इतना हो गया कि इस टाइम की वजह से, और एक दलील दी शबनम ने कि मुझे इतने सालों से फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है और मैं हर रोज़ जीती, हर रोज़ मरती हूँ, तो एक बार ही मार डालिए, बार बार किस्तों में क्यों मार रहे हैं? इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और ऐसे कई केस, कम से कम 5-6 केस थे जिनकी फांसी लटकी हुई थी बरसों से। उन सारे लोगों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, और यही वजह है कि सोनिया बच गई और इस वक्त वो अम्बाला जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रही है। और उसकी एक दलील ये भी थी कि उसका एक बेटा है और उसका कोई अब रखवाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप दोनों जेल में हैं। यहाँ पे भी एक बेटा है और यहाँ पे भी इत्तेफाक से माँ बाप दोनों जेल में हैं, शबनम और शकील दोनों जेल में हैं। उधर सोनिया और संजीव जेल में थे, इधर शबनम और शकील जेल। यहाँ पे नाम भी आप देखिए, पता नहीं इत्तेफाक है क्या है, सोनिया एस से, संजीव उसका पति एस से, यहाँ शबनम एस से, शकील एस से। इनके भी बेटा, उनका भी बेटा। उम्र भी ज़्यादा नहीं बेटे की, 13 साल है शबनम की, उसका मेरे ख्याल में 14-15 साल होगा। तो इस ग्राउंड पे सोनिया की तो उम्र कैद में तब्दील हो गई फांसी। क्या शबनम के साथ भी ऐसा हो सकता है? कई वकीलों से भी मैंने ये समझने की कोशिश की, उनमें से 1-2 की लाइन ये थी कि चूंकि देश में अब तक फांसी की कोई सज़ा हुई नहीं, और एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, चूंकि सेम लगभग केस सोनिया का था। बहुत सारे लोग कह सकते हैं 7 कत्ल, कोई मतलब इसकी तो माफ़ी नहीं करनी चाहिए। वाकई अपने ही परिवार के 7 लोगों को मारना मतलब सोच से परे की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भी अब लगभग 13 साल हो गए। तो क्या ये 13 साल, और फांसी की पहली सज़ा जो सुनाई गई थी 11 साल, तो उसके हिसाब से भी लगभग 10 साल, और 15 में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट भी जारी कर दिया, उसको भी गुजरते हुए अब 6 साल हो गए। तो क्या ये 6 साल, 11 साल और 13 साल, इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, उसको देखते हुए फांसी की जगह उम्र कैद में नहीं बदल देना चाहिए शबनम का? ये कुछ वकील, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि एक सॉलिड ग्राउंड हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और ये ग्राउंड क्यों हो सकता है, उसकी जो दलील दी, हालांकि वो दलील मुझे पची नहीं, लेकिन ये है कि चूँकि अब तक 72-73 साल में आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को फांसी नहीं हुई, महिला को, तो पहली महिला कोई फांसी पे चढ़े, इसको करने के लिए आपको मतलब एक तरह का एक इनिशिएटिव, एक कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चूंकि अब तक बहुत सारी महिलाओं को फांसी से बचाकर उम्र कैद में भेज दिया गया, तो उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा? हालांकि जो शबनम के जो रिश्तेदार हैं, जितने भी चाचा हों, बाकी लोग, वो किसी भी कीमत पे नहीं ये चाहते हैं कि शबनम को किसी तरह की भी माफ़ी दी जाए या रहम किया जाए, उम्र कैद दिया जाए। उसकी सज़ा सिर्फ एक है, मौत, और सज़ाए मौत और फांसी। तो रामपुर की अदालत पर इस वक्त नज़र है, लेकिन साथ साथ अब बेटे ने चूँकि एक सोशल मीडिया पे भी अपील डाली है, और राष्ट्रपति के पास ये दोबारा मामला, और गवर्नर के पास, तो इसकी कोई कानूनी वैल्यू है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा, कम से कम। जैसे मैंने कहा कि कल भी अगर जारी होता है तो 15 दिन मिनिमम, और नहीं होता है तो फिर उसके बाद और भी वक्त लगेगा। और मर्सी पिटीशन नया है, उस पर क्या लीगैलिटी है उसकी, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर फांसी की तैयारी अपनी जगह पे पूरी कर ली गई है। पवन जल्लाद एक बार फिर से तैयार, मतलब साल भर के अंदर अंदर दोबारा फांसी करने का अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया तो उन्हें मौका मिलेगा, और उनके हाथों से ये 5वीं फांसी होगी, क्योंकि निर्भया के 4 गुनहगारों को एक साथ फांसी पे चढ़ाने वाले वो देश के पहले जल्लाद हैं, रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है। तो ये शायद 5वीं होगी। और यहाँ पे भी अगर ये होता है तो एक और रिकॉर्ड जुड़ेगा पवन जल्लाद के साथ, और वो ये कि हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी देने वाले वो पहले जल्लाद होंगे। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। आपको बताया था कि आज कहानी थी उन्नाव, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अचानक बदली, तो इसलिए फटाफट फिर आपके लिए ये सारी कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन ये चलता रहता है हम लोगों की लाइफ में। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।